हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग बात करते हैं इस लेक्चर में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की कि मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से वर्क करता था। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको मौर्यन एम्पायर के जो भी रूलर्स रहे हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, चाहे बिंदुसार, चाहे अशोका, सेंट्रलाइज तरीके से उन्होंने किस तरीके से अपने एम्पायर को एडमिनिस्टर करा है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ द किंग के बारे में। राजा कैसा था, उसका क्या रोल था और राजा क्या करता था। राजा पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे सुप्रीम और सॉवरेन अथॉरिटी हुआ करती थी व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न एम्पायर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला जाता था मंत्री परिषद, जो कि राजा की सहायता करते थे डिसीजन मेकिंग में। असेंबली ऑफ मिनिस्टर्स जो थे, मतलब पूरे के पूरे जो इनका आप ये कह लो कि कैबिनेट था, उसके अंदर कौन कौन होता था। एक पुरोहित होता था, एक सेनापति होता था, एक महामंत्री होता था, महामंत्री, और एक युवराज हुआ करता था। राजा के पास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके का एक स्पाई सिस्टम था। स्पाई सिस्टम का मतलब होता है निगरानी रखने का तरीका। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैंने अगर किसी को निगरानी रखने के लिए बोला है ऑफिशियल ए पर, ये ऑफिशियल ए है, और बी को मैंने बोला है, तो बी की निगरानी रखने के लिए भी मैं सी को अपॉइंट करूंगा, जिसके बारे में बी को नहीं पता होगा, ए को नहीं पता होगा कि बी उसकी निगरानी कर रहा है। ये वाली बात और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। स्पाई सिस्टम इनका डेवलप होता है क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य ने जो रणनीति बताई थी उसके तहत के गुप्तचरों का यूज करो, उसके तहत आगे चलते चलते ये लोग पूरी फैमिली स्पाई सिस्टम का यूज करती है। मैं तो आपको विष कन्या का कंसेप्ट भी बता चुका हूं, है ना, कि दुश्मन अगर प्यार से, मतलब दुश्मन अगर इजीली ना मारा जा रहा हो तो उसको इस प्रकार से सॉफ्ट पावर से भी मारा जा सकता है। विष कन्या का कंसेप्ट बता चुका हूं ना मैं कई बारी। सुंदर सुंदर लड़कियां बड़ी करनी है जहर पिला पिलाकर, है ना, और वो किस्सी ले लेंगे और बंदा स्वर्ग को प्राप्त कर जाएगा। रेवेन्यू सिस्टम, लैंड एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था ऑफ द रेवेन्यू फॉर द स्टेट। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा यहीं से आता था। अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो हमें लुम्बिनी में मिली हैं, कहां पर लुम्बिनी, कहां पर, नेपाल पर। लुम्बिनी इज ऑल्सो अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। ये हमें मेंशन करते हैं कि दो तरीके के टैक्स यहां पर चलते थे, बाली और भाग। ठीक है, इट वॉज कलेक्टेड एज टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। लैंड टैक्स जो था, जो भाग था, वो 1/6 था ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। तो ये चीज आप देख रहे हो, यानी कि भाग को मैं किससे कंपेयर कर सकता हूं वैदिक एज में, सिमिलर किससे, 1/6 को टैक्स लिया जाता था। वैदिक एज में आपने पढ़ा था, क्या बोलते थे उसको हम लोग, वेरी गुड, बाली। ठीक है, और ये 1/6 टैक्स प्रोड्यूस आपको ये भी पता होगा महाजनपद एरा में भी यूज होता था, जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो देख रहे हो, बाली महाजनपद एरा में, और ये भाग जो शेयर था यहाँ पर, ये कंटिन्यू रहता है। महाजनपद का ही ट्रेडिशन यहाँ पर कंटिन्यू देखने को हमें मिलता है, बिकॉज थे तो ये एक तरीके से महाजनपद ही, उन 16 महाजनपद में से पावरफुल एम्पायर बनकर आए मॉडर्न एम्पायर। और बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू जो टैक्सेस से आता था, टैक्स जंगलों, माइंस, सॉल्ट, इरिगेशन, इन सब के ऊपर लगाया जाता था। एडिशनल रेवेन्यू यहाँ से आता था। ठीक है, ज़्यादातर जो स्टेट के पास जो रेवेन्यू आता था उसका खर्चा स्टेट कहाँ करती थी, आर्मी को पे करने में, ऑफिसर्स को पे करने में जो कि रॉयल गवर्नमेंट के साथ वर्क करते थे, चैरिटी करने में, अलग अलग जनता के लिए सुख सुविधाएं बनाने में, लाइक इरिगेशन प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। बात करते हैं न्याय का सिस्टम कैसा था, जुडिशियल सिस्टम कैसा था। किंग हेड हुआ करता था जुडिशरी का, और राजा ही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करता था। जब हर जगह से दरख्वास्त के रास्ते बंद हो गए तो लोग राजा को अप्रोच करते थे। इट इज जस्ट लाइक के फांसी की सजा को बरकरार अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी रख रखा है तो लास्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट होता है, पता ना आपको, ये वाली चीज। किंग अपॉइंट करता था बड़े सारे जजेस को, वो लेकिन सारे जजेस राजा के नीचे काम करते थे, और पनिशमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हार्श होती थी। ठीक है, जिसने कोई भी क्राइम कर रखा है, कुछ भी कर रखा है। आज के समय में अगर हम लोग देखें तो जैसे जो किंग है यहाँ पर कंसेप्ट, तो एक तरीके से वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला रहा है, यानी कि वो एक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और एक जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल ही अलग है।
ये तीनों ऑर्गन्स आज के टाइम में सेपरेट एंटिटी की तरह फंक्शन करते हैं, इंटरडिपेंडेंसी इनके बीच में है लेकिन इंडिपेंडेंट है ये। यहां पर लेकिन जो किंग है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है एज वेल एज जुडिशियल सिस्टम में भी सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को कंफ्यूजन के लिए जिसने अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा है मौर्यन एम्पायर के बारे में या इतना डिटेल में जाकर अगर ऊपर ऊपर से पढ़कर वो गया, तो वो तो यही सोचेगा कि नहीं यार अशोकन एम्पायर था, ये तो मौर्यन एम्पायर था, यहाँ पर तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स अलग ही अलग हुआ करते होंगे, तो यहाँ पर किंग जुडिशरी का हेड कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट आ गई ना कि अशोका वॉज द हेड ऑफ बोथ लॉ मेकिंग प्रोसेस एज वेल एज द जुडिशरी एंड ऑल जजेस फंक्शन एज सबॉर्डिनेट टू हिम, अब लोग सोचेंगे नहीं यार ये स्टेटमेंट तो गलत है। आपका लॉजिक काम नहीं करता कभी भी हिस्ट्री पॉलिटी में, पता है तो मार्क होगा, वरना ऐसे ये लॉजिक काम नहीं आते हैं कि मुझे लगता है, लगने से कुछ नहीं होता। फिर बात करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। आर्मी का भी सुप्रीम कमांडर किंग ही था, ठीक है। आर्मी के लिए एक बोर्ड बनाया जाता था जिसमें 30 मेंबर होते थे और पूरी की पूरी 6 कमिटीज बनाई जाती थी। 6 कमिटी में 5 मेंबर होते थे हर एक कमिटी में। तो इसको कैसे देख सकते हैं हम लोग, टोटल 30 मेंबर्स हैं, 6 कमेटी बनाई गई, 6 कमेटी में 5 मेंबर्स हैं, तो 6 5 जा 30 हो गए टोटल 30 मेंबर, ठीक है। कौन सी थी 6 कमेटियां, नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई की आर्मरी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, वॉर चैरियट्स और वॉर एलिफेंट्स। इन्फेंट्री का मतलब होता है फुट सोल्जर्स, इन्फेंट्री का मतलब होता है फुट सोल्जर्स, और कैवलरी का मतलब होता है हॉर्स सोल्जर्स, घुड़सवार जो होते हैं, ठीक है, जो जमीन पर पैरों पे खड़े होकर शस्त्रों का इस्तेमाल करके लड़ते हैं, वो इन्फेंट्री होती है ब्रांच आर्म फोर्सेस में, और जो घोड़ों के ऊपर लड़ते हैं वो कैवलरी होती है, ओके। फिर बात करते हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की, सिटीज एंड टाउन्स की। एक बोर्ड बनाया जाता था 30 मेंबर्स का, विच वॉज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज। अगेन यहां पर भी 5 मेंबर्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है, सिमिलर जस्ट लाइक दिस सिस्टम। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार से था उसी प्रकार से म्युनिसिपल सिटीज और टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन था। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जो आता था वो नगारिका के अंदर आता था, एक पोस्ट थी, नगारिक कह लो, नागरिक कह लो, कुछ भी कह लो। ही वॉज असिस्टेड बाय स्थानिक एंड गोप, ये 2 इनके ऑफिसर्स इस नागरिक पर्सन की हेड करते थे। ये एक प्रकार से जैसे टाउन में आज के समय में वो कंसेप्ट होता है ना, बड़े सारे शहरों में आपको पता होगा, आपने मेयर टर्म सुन रखी होगी अंकिता, मुंबई में मेयर, मतलब ऐसे ही है, ठीक है। जूनागढ़ और गिरनार इंस्क्रिप्शन जो है रुद्र दमन वन की, वो हमें ये बताते हैं कि यहां पर एक वाटर रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करा गया था रुद्र दमन वन के द्वारा एट सुदर्शन लेक, और ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे और कंप्लीट होती है अशोका के टाइम पे। तो अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन आ जाए कि सुदर्शन लेक में जो वाटर रिजर्वायर है एंशिएंट इंडिया के अंदर, इसके साथ कौन से 3 रूलर्स एसोसिएटेड है, तो आप मेंशन करना, एक आपका रुद्र दमन वन एसोसिएटेड है, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य एसोसिएटेड है, तीसरा अशोका एसोसिएटेड है। इसने नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी, इसने काम शुरू करवाया था, स्टार्टिंग करवाया था, और इसने काम खत्म करवाया था, इसके टाइम पर वर्क कंप्लीट हो गया था। ये वाली बात याद रखना, और स्पेशली डू यू नो के बॉक्स में आई है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं करेंसी सिस्टम क्या चलता था। मनी वॉज नॉट ओनली यूज फॉर ट्रेड, सिर्फ व्यापार के लिए पैसा यूज नहीं होता था, गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को कैश में सैलरी भी पे करती थी। पंच मार्क्ड कॉइन्स उस टाइम पर बड़े फेमस थे, जिनको पानास बोला जाता था, जिनके ऊपर सिंबल होता था पिकॉक का, किसी पहाड़ का, ठीक है। क्रिसेंट शेप कॉइन्स भी होते थे यहाँ पर, जिनको बोला जाता था मशकास, और ये मौर्यन एम्पायर की इंपीरियल करेंसी हुआ करती थी। पंच मार्क्ड कॉइन्स और ऑफिशियल्स को सैलरी कैश में पे करना, ये तो आपको हर बुक बता देगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनको बोला जाता था पानास,
सिंबल होते थे इस पे पिकॉक के, और हिल और क्रिसेंट कॉपर कॉइन्स जो थे जिनको बोला जाता था मशकास, ये इंपीरियल करेंसी की तरह सर्व करती थी मौर्यन एम्पायर की। ये बहुत कम बुक्स आपको बताएंगी, बहुत ही ज़्यादा कम, 1% से भी कम। ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन, ट्रेड फ्लरिश कर रहा था यहाँ पर, पर्टिकुलरली किसके साथ व्यापार चलता था इनका, अगर इंडिया के बाहर की बात करें तो हेलेनिक एम्पायर, ग्रीस, मलाया पेनिनसुला, सिलोन, बर्मा के साथ चलता था। अर्थशास्त्र के अंदर भी ये बताया गया है जो रीजन्स स्पेशलाइज टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे उनके साथ भी व्यापार चलता था विद इन द इंडिया। कौन से थे ऐसे रीजन्स? काशी बनारस के अंदर, वंगा बंगाल के अंदर, कामरूप असम के अंदर, और मदुरै तमिलनाडु के अंदर। अब देखो ये लिस्ट देखो कितनी इजी है। इसी प्रकार की लिस्ट आपको मिलेगी हड़प्पा में, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंपोर्ट क्या हड़प्पन करवाते थे और एक्सपोर्ट क्या करते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मेन आइटम जो 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 इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, बेचते क्या थे ये दूसरे कंट्रीज या फिर दूसरे रीजन्स को? मसाले, मोती, डायमंड, कॉटन के बने कपड़े, हाथी दांत का कुछ भी चीज़ बनी हुई है, और कूंच शेल्स। इंपोर्ट क्या क्या आइटम होता था? घोड़े, सोना, कांच का सामान और लाइलन, अगेन एक प्रकार का कपड़ा। ठीक है, ये लिस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। लेवल जाते जाते बढ़ता जाएगा, हम लिस्ट को एक्सपेंड करते चलेंगे। ये है पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स कुछ भी नहीं होता है, इसका कंसेप्ट देखो सिर्फ इतना सा होता है, हाईलाइट में तो नहीं है। मैंने एक, या आप ऐसा मान लो कि मैंने एक यहां पर वो लिया है, एक आयरन या फिर सिल्वर, मैंने एक चीज़ ली है बस, ऐसा करके आप इसको मान लो। इस पे मेरे पास एक डंडा है, इसके बेस पर यानी कि इस जगह पर, इसके नीचे वाली साइड पर यहाँ पर एक सिंबल लिखा हुआ है डी डी। जस्ट लाइक जब पेपर होता है तो इन्विजिलेटर जब आता है तो ब्लू कलर के वो इंक के स्टेम से आपके पेपर पे निशान मारता है ना, इसी प्रकार के डंडे से छोटे से आपके पेपर पे, जो फिर आपको ब्लू कलर का ऐसे बॉक्स छप जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल का नाम, एडमिन का नाम, और वो करके फिर आपके बस उस पर सिग्नेचर मारने होते हैं। सिमिलरली इस प्रकार का डंडा हुआ करता था। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ करता था, ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ करता था। इसको यहाँ पर ये सिंबल है, इसके नीचे यहाँ पर ये ऐसे करके ये डी डी लिखा हुआ है। इसको मैं उठाकर अगर इस पे, ये भी अभी रेड हॉट है, ये भी अभी रेड हॉट है, ये मोल्डेड फॉर्म में एक प्रकार से पिघला हुआ है हल्का हल्का। इस पे लाके, जिस पे सिंबल बना हुआ है डीडी करके, मैंने इसको यहाँ पर लाके ऐसे करके थप करके मारा और इस पे ये गड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से ऐसे सिंबल आ जाएंगे जैसा कि अभी देख पा रहे हो। एक आपके सामने ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, इसी प्रकार से एक ये ऐसे करके छाप छोड़ दिए जाते हैं। इन्हीं को बोला जाता था पंच मार्क। पंच मार्क का मतलब होता है जब भी, जैसे इन्विजिलेटर जब हमारी यूपीएससी एमपीपीएससी के पेपर में आता है, या किसी भी, आपने सीबीएसई दिए होंगे स्कूल के टाइम पर, तो जैसे वो ये पंच मार्क मारने आता है तो सिक्कों के ऊपर जब ऐसी आकृति मारी जाती है इसको कहते हैं पंच मार्क कॉइन्स। क्या ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? बताओ बताओ। ठीक है। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मौर्यन आर्ट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक देसी आर्ट, इंडिजिनियस स्टैचूज हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी के। दिस वॉज अ फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, इनकी वर्शिप होती थी। और कुछ हमें देखने को मिलती है रॉयल आर्ट, पैलेसेस और बिल्डिंग का बनना, रॉक कट आर्किटेक्चर का बनना, स्तूपास का बनना, और सबसे इंपॉर्टेंट मोनोलिथिक पिलर्स का बनना। ये वाली बात याद है, मैंने अशोका की खास बात थी कि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ इसके बारे में। एक ही केव या एक ही चट्टान को काट काट के उसमें से एक पूरा का पूरा पिलर बनाने की जो आकृति, जो कला थी,
वो अशोकन एम्पायर में मतलब ये देखने को मिलती है कि मतलब मान लो ये अगर पूरा का पूरा केव है, इसको मैं छांट छांट के इसमें से अगर कुछ इस प्रकार का पिलर बना लूं तो ये मोनोलिथिक पिलर होगा। इससे पहले आप ये कहोगे कि ये वाली बात स्पेशली हाईलाइट क्यों करी जाती है कि मोनोलिथिक पिलर लिख कर, नॉर्मल पिलर भी तो लिख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों जितने भी रूलर्स रहे हैं भारत की धरती पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो क्या करते थे, एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, तीनों को जोड़ जोड़ के पत्थर 1, पत्थर 2, पत्थर 3, 1 2 3 जोड़ जोड़ के चिपका चिपका कर कोई भी पिलर या कुछ भी बनाना है, कुछ भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर बनाना है तो जोड़ जोड़ के बनाया जाता था। सिर्फ अशोका के टाइम पे ही ऐसा था कि अगर मान लो कोई केव बन रहा है, कोई पिलर बन रहा है जिसके ऊपर मतलब मान लो कुछ मिलाकर ऐसा शेर बैठे हुए हैं 3, ठीक है, ये 3 शेर बैठे हुए हैं, वो वाला एम्बलम वाला पिलर हमारा, या फिर कोई भी आपको रॉकेट आर्किटेक्चर बनाना है इस टाइम पर, तो अशोका के पास जो कारीगरी थी, खुद की मतलब खुद नहीं करता था लेकिन जो उसने रख रखे थे कारीगर, वो इतने सक्षम थे कि बड़े बड़े चट्टानों पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर एक मोनोलिथिक केव, एक मोनोलिथिक गुफा, एक मोनोलिथिक पिलर, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बना लेते थे। जोड़ जोड़ के चिपका चिपका के नहीं बनाते थे। और स्तूपस तो है ही इनका बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हैं यक्ष और यक्षिणी जो कि आपको दिख रहे हैं। इनको हम डिटेल में वैसे आर्ट एंड कल्चर में कवर करेंगे, नितिन सिंघानिया की 4th एडिशन की बुक से भी, और 11th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है उससे भी कवर करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जान जाओ, यक्ष मेल डीटी होते थे जो एसोसिएटेड थे वाटर के साथ, फर्टिलिटी के साथ, पेड़ों के साथ, फॉरेस्ट के साथ और जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ। यक्षिणी कुछ नहीं थी, जो यक्ष जिस चीज़ के देवता या जिस चीज़ के डेटी हैं, इनकी फीमेल काउंटर पार्ट को यक्षिणी कहा जाता था, ठीक है। ये दिस इज यक्ष एंड दिस इज यक्षिणी, ओके। स्तूपा, सांची स्तूपा की फोटो में दिख रही है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में। स्तूपा एक सेमी स्फेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रिक या स्टोन पर कंस्ट्रक्ट करा जाता है, और ब्रिक और स्टोन का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्ट करा जा सकता है। बुद्धा के रेलिक्स जो थे वो प्लेस करे जाते थे इन द सेंटर ऑफ द डोम। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, ये एक डोम है, ये ढक दिया गया है जैसा कि आपको यहाँ पर ये इमेज के अंदर दिख रहा है, पूरा का पूरा बन चुका है। अंदर बीचों बीच जमीन में खोद कर एक बक्सा में रखूंगा, उस बक्से में हो सकता है बुद्धा के रेलिक्स, कोई भी आइटम जो वो यूज़ करते थे, उनके टीथ, उनके नेल, उनका कोई भी क्लोथ, उनकी कोई भी स्लीपर, उनके द्वारा कोई भी चीज़ जो यूज़ करी जाती थी, कुछ भी चीज़, या उनका कोई भी बॉडी पार्ट, वो यहाँ पर लाकर रखा जाता था और उसके ऊपर स्तूपा बनाया जाता था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गुरु ग्रंथ साहिब मैंने रख दी, यही तो होता है ना, गुरुद्वारे में कोई किताब रखी हुई है या फिर किसी मजार में, मतलब कुछ भी, उसके ऊपर चादर बिछा दिया गया, तो ये पवित्र स्थल इसलिए है ना, लोग मत्था के क्यों टेक रहे हैं, क्योंकि नीचे कुछ रखा हुआ है। बताओ, ऐसे ही तो होता है ना, हर जगह पर होता है कि नहीं होता है, यही चीज़ है, बस यही है। अब ये रेलिक कैसे दिखते थे ना, बक्सा कैसे था, इसकी कोई फोटो देख लोगे ना तो लाइफ टाइम भूलोगे नहीं। बुद्धिस्ट रेलिक, ये देखो टूथ दिख रहा है मुझे बुद्धा का, और ये बहुत अच्छे से, ऐसे नहीं, क्योंकि आपको एक बात पता है ना कि इसकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ होती थी राजा महाराजा करवाते थे, है ना। तो बुद्धा के लिए कोई मुकुट बनवा देना, वो बनवा देना। देखो हर इस वर्ल्ड में बहुत सारे स्तूपा हैं, हर जगह तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक एक दांत हर एक स्तूपा को दिया होगा। भाई इतने दांत तो होते ही नहीं है, बुद्धा थे वो यार इंसान ही थे उस जमाने के। ये थोड़ी ना है कि मुंह में हाथ डालते चले जाओगे तो दांत में दांत निकलते चले जाएंगे। कुछ भी आइटम या तो उनके बॉडी पार्ट के साथ जो एसोसिएटेड हो, या कुछ आइटम जो वो यूज़ करते हो लाइफ टाइम में, या मतलब वो नहीं मिल पाया, चलो मान लो ऐसा कोई भी आइटम के जो वो यूज़ करते थे, कुछ भी करते थे, कुछ चीज़ें जो कुछ सिंबल्स जो उनके साथ एसोसिएटेड हो। अब एक बार बताओ, ये कभी मुकुट बुद्धा ने पहना है क्या, बताना ज़रा।
ये मंगोलिया के अंदर कहीं पर स्तूपा या कुछ बनाया गया होगा तो वहाँ रखा गया है, या मतलब मान लो स्तूपा भी नहीं कुछ उनके लिए, तो उनके साथ अगर एसोसिएटेड है तो ऐसा कोई सिंबल मतलब उनके लिए बना दिया। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना, बुद्धिस्ट रेलिक सांची स्तूप में जो रखा गया है, पीछे ही देख लो, ये कोई आपको टूथ दिख रहा है, सोने के उसमें मतलब एक शीशे के अंदर बंद करके ऐसा रखा गया है। ये देख लो, इनका लोटस के ऊपर कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ दांत या पता नहीं कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। लोटस मुद्रा इनकी मेडिटेशन होती है, ठीक है। और ये कुछ पर्ल या कुछ एसोसिएटेड है, जो कि हो सकता है कभी कोई चेन या कुछ पहना हो तो उसमें कोई मोती हो इनका एसोसिएटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब आप कहोगे ये हाथ कैसे लगी हैं, तो जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे, बुद्धा के मरने के बाद, लाइक आनंद मैं आपको बताता रहता हूँ उसके उनके बारे में, राइट हैंड था बुद्धा का, वो सबसे फेमस डिसाइपल और फेवरेट स्टूडेंट बुद्धा का। तो हो सकता है ना जब कोई अजात शत्रु, काल अशोक या अशोका, जब ये बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन करवा रहे थे, उनका जब प्लान आया हो कि हम स्तूपा वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, तो जो भी इनके फॉलोअर्स के पास जो भी जमा पूंजी थी बुद्धा की या कुछ भी करके, तो वो इन्होंने दे दी होगी राजा वगैरह वगैरह को कि उनका अगर ऐसा प्लान है और वो करके इतना एक ग्रैंडियर स्ट्रक्चर बनाने का प्लान है तो हम दे देते हैं ऐसा करके, ठीक है। श्रीलंकन मॉन्क्स ने ऐसा करके कुछ रखा हुआ है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में और वगैरह में, हर जगह ये आपको मिल जाता है जनरली। लेकिन स्तूपा में बुद्धा के रेलिक्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बुद्धा की या तो कोई कोई बॉडी पार्ट होते हैं, नाखून हो गए, दांत हो गए, या कोई भी आइटम वो यूज़ करते थे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख लो। ये देखो क्या है, बुद्धा के बाल रखे हुए हैं, देखो एक रुई पे लगा कर, देखो कितने प्यार थे। एक छोटा सा लोटस का बिल्कुल वो अंगूठी जितना बड़ा बनाया हुआ है, एक रुई रख दी इसके ऊपर, एक कलश के ऊपर, और बुद्धा के कुछ बाल जो मतलब बच गए थे, देखो। सेक्रेड हेयर रेलिक ऑफ बुद्धा टू इंश्राइन इन थाईलैंड, ये थाईलैंड में रखा हुआ है। इसमें हो सकता है कि उनकी कोई कपड़ा वो पहनते हो, उसके धागे वगैरह लिपट के रखे हो, कुछ भी मतलब जिसको पवित्र मानो तो वो चीज़ मिल जाए तो ठीक है, मतलब जो बुद्ध उस टाइम पे यूज़ करते थे या कुछ भी, ठीक है। समझ में आया? अब तो नहीं भूलोगे इसको। हम लोग बात कर रहे थे मोनोलिथिक पिलर की। मोनोलिथिक पिलर जैसे हमें फॉर एग्जांपल सारनाथ में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा आकर्षित चीज़ सारनाथ पिलर के अंदर हमें देखने को मिलती है धर्म चक्र। बनवाया हालांकि इसको अशोका ने, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसको, चक्र को, ये हमारे फ्लैग में यूज़ होता है। लेकिन ये धर्म चक्र परिवर्तन से आया, ये चक्र का कंसेप्ट, जो कि बुद्धा ने दिया था। और अशोका क्योंकि बुद्धिज्म का फॉलोअर था, कि धर्म का जो पहिया होता है, धर्मा का जो व्हील होता है, वो घूमता है, और उसको बुद्धा ने कंसेप्ट दिया था धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। वही चीज़ है ये। बिगिनिंग ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट केव जो थे बाराबर और नागार्जुना हिल्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये मोनोलिथिक पिलर है तो आप समझ गए ना कि सारनाथ के बारे में अगर कभी भी आता है सारनाथ किस तरीके का पिलर है, तो आप बोल दो कि मोनोलिथिक पिलर है, ठीक है। रॉक कट केव्स हमें बाराबार और नागार्जुना हिल्स में देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोमस ऋषि केव बाराबार में, ये कहाँ पर है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। बड़े सारे केव्स हमें बोध गया के नॉर्थ साइड में देखने को मिलते हैं। 3 केव हमें बाराबार हिल्स में देखने को मिलते हैं, जो कि डेडिकेटेड हैं अशोका के साथ। और इसके अलावा 3 हमें नागार्जुना हिल्स में देखने को मिलती हैं कुछ इंस्क्रिप्शन, जो कि रिलेटेड हैं दशरथ मौर्य के साथ। ये अशोका का पोता था। तो ये वाली बात भी आपको यहाँ से मतलब एग्जाम्स लाइक यूपीपीएससी में आपको ये देखने को, एसएससी में, या फिर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में अंदर आपको ये देखने को, ऐसी अगर कुछ फैक्ट गंभीर तरीके से मिल जाए तो आप ये मार्क कर सकते हो, इवन एमपीपीएससी के अंदर भी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में क्योंकि सांची स्तूपा है तो ये अशोका सेंट्रल इंडिया में उज्जैन में उसका सेंटर था, तो अशोका से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं एमपीपीएससी में, ठीक है। रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अशोका के सक्सेसर्स वीक थे। अब वीक इन द सेंस ये कोई इनको
नशे और लत की आदत नहीं थी। जैसे मुगल के टाइम पर जितने भी लोग आते हैं औरंगजेब के बाद वो वीक होते क्योंकि ये नशा धूम्रपान और ये लड़कियां, पान मदिरा, है ना, शराब शबाब, इनका शौक था। ये नहीं, सक्सेसर वीक पता है किस लिए थे यार? जब अशोका ने अपने बेटे और बेटी को, हमने पढ़ा था संगमित्रा और महिंद्रा को, जब श्रीलंका वगैरह भेजना शुरू करा, तो एक बार बताओ, जब खुद ने वॉर त्याग दिया कलिंगा के बाद, तो बेटे बेटियों को कभी तलवार या कोई शस्त्र उठाने देगा क्या? कभी बताओ। तो सक्सेसर वीक का मतलब समझ रहे हो? वो वीक, अगर मैं इसको मेडिटेशन टर्म्स में बात करूं या चक्रा खोलने की बात करूं या कॉन्फिडेंस की बात करूं, अंदर से बहुत खुश थे। एम्पायर को चलाने के लिए सक्षम इसलिए नहीं थे भैया, तुम मेडिटेशन करना, तुम सही बात पर, तुम अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे बन गए हो। शत्रुओं की तो नजर है ना, दूसरे महाजनपद की तो नजर है ना, तुम्हें हराकर दूसरा मौर्य एम्पायर, तुम्हें गिराकर नया एम्पायर बनाने की। बताओ, आप अच्छे बन गए तो उसका ये थोड़ी ना दुनिया अच्छी बन गई है। एम्पायर के अलग अलग पार्ट में रिवोल्ट होते रहे। अब रिवोल्ट इसलिए कि जहां जहां गवर्नर या कोई भी आर्मी वगैरह बना रखी, तो आर्मी अब कोई काम की नहीं थी, तो उनको सैलरी वगैरह मिलती नहीं थी। बड़े सारे लोगों को ये बोला जाता था तुम वॉर वगैरह छोड़कर तुम धम्म का रास्ता अपना लो। हफ्तों हफ्तों, महीनों महीनों, सालों सालों तक अशोका और इनके परिवार के लोग देखने को नहीं मिल रहे हैं। जब पूछो, श्रीलंका के टूर पे गए हुए हैं, बर्मा गए हैं, वहाँ उनका कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल की मीटिंग चल रही है, तो बुद्धा की टीचिंग्स कंपाइल करवाने में भी लगे हुए हैं, 2 साल का टाइम लगेगा। तो रिवोल्ट शुरू हो गए कि हमें ना सैलरी मिलती है टाइम पर, ना कुछ मिलती है। और सैलरी मिलेगी कहाँ से, जब बात ही ऐसी होने लगी इनके घर परिवार में, मेडिटेशन करो, सब त्याग दो, अच्छा अच्छा व्यवहार करो, एनिमल्स वगैरह को अब कैप्चर मत करो, अब हाथियों को जो जंगल से पकड़ कर लाते थे आर्मी में भर्ती करा जाता था, अब कोई इन्फेंट्री कैवलरी, कोई आर्मी, कोई ये 6 जो कमेटी बनाई थी हमने, सिर्फ पीस की बातें करो, कोई वॉर की बातें मत करो। तो हुआ क्या, इसकी वीकनेस को देखते हुए बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने इन्वेड कर दिया मौर्यन एम्पायर को, तो इन्वेजन की वजह से और वीक हो गया। लास्ट मौर्यन रूलर जो था बृहद्रथ, इसको मार दिया गया था इसके कमांडर के द्वारा ही, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जिसने शुंग डायनेस्टी बनाई। शुंग कह लो, शुंगा डायनेस्टी कह लो। तो अगर आपसे कोई पूछे मौर्यन एम्पायर के बाद इमीडिएटली कौन सी डायनेस्टी आती है, शुंगा डायनेस्टी आती है। कब आती है? जब लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ को मार दिया जाता है इसके कमांडर के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अब यहां पर कुछ एंशिएंट नेम, राजगृह का आज के टाइम में नाम राजगृह है, पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है, कलिंगा को उड़ीसा कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन, एंशिएंट नेम और मॉडर्न नेम, यूपीएससी को पूछना पसंद है। साल 2021 में इसने यही पूछा था मैच द फॉलोइंग में। ये नहीं कह रहा हूं कि ये 3 पूछे थे, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड इसने पूछे थे कि एंशिएंट नेम क्या थे और आज के टाइम में इनको क्या बोला जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि इसका चिट्ठा हमेशा बनाकर रखो, एक पूरा का पूरा चिट्ठा आपका जिसमें एंशिएंट आपके नेम्स हो, एक पूरा चिट्ठा जिसमें मेडिवल नेम्स हो। मॉडर्न नेम्स तो आपको पता ही है सारे के सारे। दुनिया में उस टाइम पर अलग अलग कोनों में क्या चला था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये एक एंशिएंट सीरीज थी, मतलब जहां पर वॉल्स फोर्टिफाई कर करके बनाई जा रही थी। 3rd सेंचुरी बीसी में चाइना के एम्परर किन शी हुआंग ने इसको बनाया था नॉर्दर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमें ओलंपिया में टेम्पल ऑफ जियस देखने को मिलता है, ग्रीस के अंदर। ओलंपिया वॉज इन ग्रीस, इज इन ग्रीस, इट इज डेडिकेटेड टू गॉड जियस। इसको 5th सेंचुरी बीसी में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। देखो आज ना 7 अजूबे हैं दुनिया में, 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ऐसे ही ना 7 अजूबे एंशिएंट वर्ल्ड में भी थे, 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। आज मुझे आप इसकी लिस्ट दोगे कि कौन, क्या उसका नाम था, नेम क्या था, और वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड था, आप ये बताओगे। आप मुझे एक लिस्ट दोगे एंशिएंट की, और एक लिस्ट दोगे कि आज दुनिया के 7 अजूबे कौन से हैं, और क्या कोई कोलाइड करता है कि वो 7वां अजूबे में से कोई एक अजूबा एंशिएंट टाइम में भी हो और आज के टाइम में भी वो बरकरार हो। मतलब 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड के कुछ नाम 7 वंडर्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कोइंसाइड करते हो। ये लिस्ट आप मुझे दोगे, और क्या उस वंडर का नेम क्या है, प्लस वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये आप मुझे बताओगे। सारा हमने कवर कर लिया। बैक के क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेना, बहुत अच्छे बहुत प्यारे क्वेश्चन है। कुछ दिक्कत लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? बता दो मुझे जरा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बोलो। अमित, अंकिता, पक्का? जैद, रागिनी, किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हमारा ये तमिलनाडु से भी मौर्यन एम्पायर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।